बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर 5 के एमसीक्यूज करने हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से, जिसमें कहा जा रहा है द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर हावर्स फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज। ये जो हमारी जमीन है, ये अपनी ही एक्सिस के गिर्द जब एक चक्कर पूरा करती है तो ये 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। इसकी ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन हमने मालूम करनी है रेडियंस पर हावर में। तो तरीका क्या है? जमीन जब अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेशन मुकम्मल करती है, यानी अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो इस वक्त इसके साथ जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला वो हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। The time rate of change of angular displacement is called angular velocity. So ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वन रोटेशन के लिए कितना होगा? वन रोटेशन के लिए वो होगा 2 पाई। तो ये लिखा 2 पाई, रेडियन के साथ में लिखा डिवाइड बाय जमीन अपनी एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 आवर्स। सो 2 और 24 आपस में हो जाएंगे डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, पाई डिवाइड बाय 12, ऑप्शन डी। इसको हम लोगों ने टिक कर लेना है। इसी तरह यही एमसीक्यू हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन की जो एक कंप्लीट रोटेशन है वो बराबर है 2 पाई रेडियन की। रेडियन में हमने इसको 2 पाई रेडियन के बराबर लिया। इसी तरह वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ इन टाइम, टाइम के लिहाज से देखेंगे तो 24 आवर्स, 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन जमीन की हो जाएगी। ये अगर दो इक्वेशंस बनते हैं तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, यानी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 24 आवर्स फॉर अर्थ। तो यहाँ पे ये 2 और ये 24 कैंसल, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 आवर्स। अब ये 12 जो है ये इधर आ जाएगा, पाई डिवाइड बाय 12 रेडियन। इस हावर्स को भी यहाँ पे ले आते हैं, तो पाई बाय 12 रेडियन पर हावर्स। ये किस चीज के बराबर हो गया? ये बराबर हो गया वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ। एमसीक्यू नंबर 2, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फा व्हेन थीटा इज। अच्छा, ये वाला फार्मूला कब सेटिस्फाइड होता है? इस फार्मूला को देखा जाए तो a इज इक्वल टू r अल्फा हमें बता रहा है, यानी इस वक्त जो एक्सेलरेशन है लीनियर वो जीरो के बराबर नहीं है, उसका कोई रिजल्ट आ रहा है और वो है r अल्फा। तो ये कौन से एंगल पर ट्रू होगा? ये वाला फार्मूला। तो असल में ये फार्मूला इस तरह होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर। नाउ ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा का मैग्नीट्यूड फिर आर का मैग्नीट्यूड, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। अब थीटा क्या होना चाहिए कि हमारे साथ रिजल्ट जीरो ना आए बल्कि रिजल्ट आए मैक्सिमम। तो अगर थीटा हो 90 डिग्री तो फिर ए इज इक्वल टू अल्फा आर साइन 90, साइन 90 1 के बराबर है, सो ए इज इक्वल टू अल्फा आर। तो इस वक्त एंगल 90 है, तो इसी 90 को हमने टिक कर लेना है। इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो बाय राइट हैंड रूल एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो होगी अपवर्ड। राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन आती है अपवर्ड, ये अल्फा हो गया, और दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, या इसको हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर। इसकी ये डायरेक्शन है। इस वक्त जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन ओवर हेयर।
टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए। तो ये हमें लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगी। तो अब अगर देखा जाए तो ये वाली एक्सेलरेशन यानी ये वेक्टर, ये रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी ये अल्फा, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बन रहा है? 90। इस वक्त जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और आर है, इन दोनों के दरमियान भी एंगल है 90, जबकि लीनियर एक्सेलरेशन और आर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है तो वो भी 90 है। इसीलिए ये वाला इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन अगर ये एंगल 0 होता तो उस वक्त ये इक्वेशन सेटिस्फाइड ना होता। एमसीक्यू नंबर 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो किताब में एक टेबल मौजूद है और उस टेबल में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मौजूद है। उसमें स्फेयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मौजूद है और स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। एमसीक्यू नंबर 4 में कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज एक्टेड upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle। कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है और उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि इस बॉडी के वेलोसिटी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इस तरह का कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी इसमें अगर हम एक पार्टिकल ले लें इस सर्कल में तो वो तो इसमें मौजूद है, लेकिन ये सर्कल जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मौजूद है, तो वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ठीक। और ये पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो सर्कल में पैदा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया एंगल इज 90। तो ऐसी कंडीशन में अब चेक करते हैं कि इस पार्टिकल के साथ होगा क्या। इन चार ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सी बात ट्रू है। लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, नन ऑफ दिस। यानी हमें जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन के मुताबिक ये पार्टिकल क्या कर रहा है या ये बॉडी जो है ये कर क्या रही है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। यानी हमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के मुताबिक ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर है टू द कांस्टेंट फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके साथ ये लीनियर वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर। और ये तभी होगा जब बॉडी मूव करेगी इन सर्कुलर पाथ। एमसीक्यू नंबर 5, A body moving in circular path with constant speed has। एक बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक। तो इस वक्त क्या कांस्टेंट होगा या क्या वेरिएबल होगा? तो ये तो इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो कि जब बॉडी यहां पहुंच जाती है तो पॉइंट टू पॉइंट इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड वो कांस्टेंट है। जब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है सर्कल में तो इस वक्त एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हम बोलेंगे कि ये यहां पे पैदा होगा ऑप्शन सी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसका मैग्नीट्यूड तो होगा कांस्टेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से बार बार चेंज होता रहेगा। दूसरा, सर्कल में मोशन हो रही है, तो सर्कल में मोशन होने की वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो चेंज हो रही होगी, क्योंकि वो बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ रखना चाहती है, इसीलिए। एमसीक्यू नंबर 6, एस्ट्रोनॉट्स अपीयर्स वेटलेस इन स्पेस बिकॉज। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उस वक्त वो वेटलेस क्यों हो जाते हैं? ये जो खलाबाज हैं ये वेटलेस क्यों हो जाते हैं, इसका आंसर क्या है? क्या वहां पे ग्रेविटी नहीं होती?
देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, तो हम आंसर देंगे कि वहां पे ग्रेविटी होती है। तो फिर रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने ये पढ़ा था कि जब जमीन से दूर किसी चीज को भेजना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जमीन हो गई और यहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ मौजूद है, इसके ऊपर एक कैनन जो है ना वो रख दिया जाए। इस कैनन से जो शेल निकल रहा है, इस शेल की स्पीड कितनी होनी चाहिए? इस शेल की स्पीड होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो उसके बाद जब ये नीचे गिरेगा तो इसमें 5 मीटर की क्या आएगी? वेरिएशन, यानी 5 मीटर ये डाउन चला जाएगा। फिर इस तरीके से ये मजीद आगे भी जाएगा और जमीन की कर्वेचर के साथ ये बिल्कुल पैरेलल घूमना शुरू कर देगा। यानी जो जमीन की कर्वेचर है वही इसके रास्ते की भी क्या है? कर्वेचर। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी कर्वेचर जमीन के कर्वेचर के बराबर हो जाएगी। तो फिर ये प्रोजेक्टाइल जमीन के गिर्द घूमना शुरू कर देगा और ये बन जाएगा एक सैटेलाइट। तो इस वक्त इस सैटेलाइट में जो भी चीज मौजूद होगी वो क्या हो जाएगी? वेटलेस। सो ड्यू टू फ्री फॉल मोशन, चीजें क्या हो जाती है? वेटलेस। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट में एक आदमी मौजूद है और भी कुछ चीजें मौजूद हैं और वो लिफ्ट जो है ना वो फ्री फॉल मोशन करते हुए गिर रही है। तो इस वक्त लिफ्ट जो थी उसका वेट क्या हो गया था? एपरेंट वेट 0। और उसमें मौजूद आदमी और जो भी और चीजें मौजूद थी उन सब का वेट क्या हो गया था? 0। तो वेटलेसनेस की वजह क्या होती है? फ्री फॉल मोशन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सैटेलाइट इज फॉलिंग फ्रीली। ऑप्शन सी इसको टिक कर लिया जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7, विच वन इज कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट? अगर एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसके लिए क्या कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पहली बात तो ये है कि जमीन के गिर्द जब सैटेलाइट एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो इसका ऑर्बिट मुकम्मल तौर पे सर्कल नहीं होता, बल्कि ये कुछ इस तरह का होता है, एलिप्स की तरह। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। अब अगर सैटेलाइट जमीन से दूर होगा, ठीक है, तो इस वक्त ये डिस्टेंस ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त ज्यादा होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इस वक्त काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम। लेकिन जब ये सैटेलाइट इधर आ जाएगा तो इस वक्त तो अगर हम जमीन के सेंटर से ही इसको देखें, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी कम, क्योंकि जमीन से इसकी जो हाइट है ना वो कम हो गई है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो मालूम हुआ कि वेलोसिटी भी इसकी कम हो रही है। तो ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना पोटेंशियल एनर्जी, ना ही काइनेटिक एनर्जी। तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इज रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम जो है अगर हम इस साइड का ले लें जहां पे ये आर कम है, तो अगर आर कम है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम इस साइड का एंगुलर मोमेंटम मालूम करेंगे तो यहाँ पे आर ज्यादा है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर इसको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मान लें, आर कम है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, और इसको मान ले फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो आर ज्यादा है और एंगुलर वेलोसिटी कम है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर आ जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। दोनों आपस में बराबर आ गए, क्योंकि ये बराबर है आर ओमेगा इनिशियल इनिशियल और ये बराबर है आर ओमेगा और यहाँ पे आएगा फाइनल। तो अगर इसको मैं इनिशियल डिस्टेंस कहूँ, ये कम हो गया तो ओमेगा ज्यादा, और फिर यहाँ पे फाइनल जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो ओमेगा जो है ना एंगुलर वेलोसिटी वो कम हो गई। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह एक नंबर देखते हैं, इफ अर्थ इज सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल बी। ये जो जमीन है ना अगर ये रोटेशन अचानक स्टॉप कर दे तो इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? हमारी जमीन भी मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है क्योंकि ये रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन की वजह से ये कुछ इस तरह से है। यानी अगर इक्वेटर पर देखा जाए तो इक्वेटर पर हमारी जमीन ऐसे बाहर को निकली हुई है और ये ऐसे चिपटी है। तो इक्वेटर पर ये बाहर निकली हुई है, ये इसके पोल्स हो गए एंड दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर पे चूंकि इसका रेडियस ज्यादा है और ये रोटेशन भी कर रही है, ठीक है, रेडियस भी ज्यादा है,
लेकिन ग्रेविटी इसके इक्वेटर पर कम है। कम होने की वजह अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो इनवर्ड है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन है आउटवर्ड, एफ जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एपरेंट ग्रेविटी। यानी एक तो होगी ना रियल ग्रेविटी, जब जमीन रुक जाएगी तो तब हम रियल ग्रेविटी को महसूस करेंगे। यानी यहाँ पे जो भी आदमी खड़ा है वो फिर उस वक्त रियल ग्रेविटी को महसूस करेगा। लेकिन जब ये रोटेशन कर रही है, सो ड्यू टू रोटेशन इस वक्त ये आदमी महसूस कर रहा है एपरेंट ग्रेविटी। तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि जो एपरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफ जी डैश हो जाएगा इज इक्वल टू रियल ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ जी। अब इसका फार्मूला क्या है, एम जी डैश, ये हो जाएगा एम जी और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये जो मास है ये यहाँ पे हो जाएगा कैंसल। जब मास कैंसल हो जाएगा सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस वी किसके बराबर है, ओमेगा इंटू आर इसके बराबर है, वी पे स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर। एक आर और दूसरे आर के साथ कैंसल, सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जमीन के रोटेशन की वजह से ये जो एपरेंट ग्रेविटी है ये क्या है, ये कम है, क्योंकि रियल ग्रेविटी से ये ओमेगा स्क्वायर आर हो रहा है माइनस। अब अगर हम इस तरह कर ले कि इसके रोटेशन को रोक दें, यानी ओमेगा हो जाए जीरो, जब ये रोटेशन रुकेगी तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जीरो, क्योंकि ये टर्म जीरो हो गया। सो जी डैश इज इक्वल टू जी। इस वक्त फिर हम महसूस करेंगे रियल ग्रेविटी। जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा होगा उस वक्त एक तो वो रियल ग्रेविटी महसूस करेगा, दूसरी वो रियल ग्रेविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एपरेंट ग्रेविटी। तो मालूम हो गया कि जब जमीन जो है वो सडनली रोटेशन स्टॉप कर लेगी तो इस वक्त ग्रेविटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी एट इक्वेटर। एमसीक्यू नंबर 9, if solid sphere and solid cylinder same mass and density rotate about their own axis। एक सॉलिड स्फेयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, वो दोनों अपने ही एक्सेस के गिर्द रोटेट हो रहे हैं, दोनों का मास और डेंसिटी सेम है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा, विल बी ग्रेटर फॉर, किसके लिए ग्रेटर होगा, स्फेयर के लिए या सॉलिड सिलेंडर के लिए। सवाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये हो गया कोई सॉलिड सिलेंडर और ये हो गया कोई स्फेयर, ये दोनों अपनी ही एक्सिस के गिर्द कर रहे हैं रोटेशन, ये सिलेंडर भी और ये स्फेयर भी। इन दोनों की मासेस और डेंसिटी सेम है, तो देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि किसकी रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि घूमते घूमते कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में रुका है और कौन सा ऑब्जेक्ट पहले रुका है। तो जब इन दोनों को रोटेशन दी गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर वो बराबर है हाफ एम आर स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर है 2.5 एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 2/5 को लिख सकते हैं 0.4 एम आर स्क्वायर। तो स्फेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, 0.4 कम है 0.5 से, जबकि सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे कि जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है स्फेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एमसीक्यू नंबर 10, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on an astronaut on the earth's surface is 650 newton. Now when she is in international space station the gravitational force on her is। अच्छा, कोई एस्ट्रोनॉट है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। जब ये एस्ट्रोनॉट जमीन पर थी तो इस वक्त 650 न्यूटन का इसका वेट था, यानी अर्थ इसको 650 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अब जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है तो इस वक्त इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लगेगा।
क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा यस, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला में हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे यानी फोर्स का आर स्क्वायर के लिहाज से ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से मूव होगा। ठीक है, जितना हम जमीन से दूर जाते हैं उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब इस एस्ट्रोनॉट पे 650 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी टिक करेंगे, स्मॉलर, कि अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। MCQ नंबर 11, a solid cylinder of mass m and radius r rolls down on inclined without slipping। कोई सॉलिड सिलेंडर है, वो स्लिप नहीं हो रहा, वो रोलिंग कर रहा है एक इंक्लाइंड पे। यहां तक बनाते हैं डायग्राम, उसके बाद देखते हैं। यानी कोई इस तरह का सॉलिड सिलेंडर हो गया, और ये सॉलिड सिलेंडर जो है ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, यानी ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये रोलिंग करता हुआ नीचे गिर रहा है। तो ये इस तरह रोलिंग करता हुआ नीचे जा रहा है और स्लिपिंग नहीं कर रहा। ये जो इस तरह रोलिंग कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो अबाउट इट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ही इसका पाइवट पॉइंट है। यानी ये अपने सेंटर ऑफ मास यानी पाइवट पॉइंट, और अगर उसी पाइवट पॉइंट से एक लाइन गुजार दी जाए तो क्या बन जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपनी ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता हुआ नीचे जा रहा है। तो एक तो इसके पास हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि दो तरह से होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ऐसे लिखेंगे इसको, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। एक तो इसके साथ ये वाली एनर्जी हो गई। ये कहां से आ गई? असल में ये एक खास हाइट पर है, तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये नीचे जाना शुरू हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होना शुरू हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फिर यही काइनेटिक एनर्जी असल में कौन सी है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि फिर इन दो काइनेटिक एनर्जीज के बराबर है। अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, यानी आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर की ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। एट एनी इंस्टेंट while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total kinetic energy। अच्छा, मालूम क्या करना है? मालूम ये करना है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों का रेशो क्या होगा। यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से कितनी होगी। तो यहाँ पे मालूम करना है रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल, इन दोनों का रेशो हमने मालूम करना है। तो एमसीक्यू की हमें समझ आ चुकी है कि एमसीक्यू में हमसे क्या मांगा जा रहा है, तो उसकी हमें समझ आ चुकी है। अब इसको हल करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल, वो दो तरह से होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि दूसरी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी है, जबकि इधर हमारे पास ये दोनों वेलोसिटीज क्या है, एंगुलर वेलोसिटीज। तो मुझे इस वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करना है एंगुलर वेलोसिटी में। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम लिखेंगे,
वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब v पे स्क्वायर है तो r पर भी स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा पर भी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैं इस हाफ को ले लूंगा कॉमन, यानी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मैं हाफ कॉमन ले लूंगा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ हो गया कॉमन। अब ये 1/2 आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो एम आर स्क्वायर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है सॉलिड सिलेंडर की, तो फिर यहाँ पे एम आर स्क्वायर के साथ हाफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे लिखी थी कि वो हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर है, तो फिर ये होने चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, 2 डिवाइड बाई 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाला 2 हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये 1/2 इस एम आर स्क्वायर के साथ यूज हो जाएगा, तो कुछ इस तरह होगा। तो ये जो यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर बना है इसको मैं बोलूंगा आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो हाफ एम आर स्क्वायर की जगह आई आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय, ये दोनों जमा हो जाएंगे, 3 आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 3। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से क्या होगी, 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।